गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 स्टडी करेंगे। तो इसमें पढ़ना क्या है आपको, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की डिफिनेशन मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ आपको मैथमेटिक्स यानी अगर हमें प्रूव करना हो कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट तो क्या शो करना होगा वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं शो करना है कि ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ओके, अगर ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट इफ पी ई अपॉन एफ इक्वल क्या पी ई, ये आप शो कर दो तो क्या हो गया, ई और एफ कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। या आप शो कर दो पी एफ अपॉन ई तो इक्वल क्या पी एफ, ये भी शो कर दिया। मतलब इनमें से कोई एक चीज़ शो कर दो। या एक और चीज़ है, हम जैसे पी ई अपॉन एफ को हम जानते हैं कि क्या होता है पी ई अपॉन एफ, तो वहाँ आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, यही तो लिखते हैं पी ई अपॉन एफ। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तब देखो क्या मिल जाएगा, इक्वल टू क्या लिखा था पी लिखा था, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल पी ई इंटू पी एफ। ये तो तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन आप दिखा दो तो ई और एफ क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें क्या कहा गया था, पी ए इजकल टू 3/5 एंड पी बी इजकल टू 1/5। ओके, देखो यहां रखा हुआ है, अब आपको दिख रहा होगा। तो पी ए इजकल टू क्या लिखा हुआ है 3/5 एंड पी बी इजकल टू 1/5। तो मुझे जो फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, और साथ में लिखा है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो फॉर्मूला क्या आप लिखते थे, पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू हियर पी ए इंटू पी बी। यही तो मैंने फार्मूला बताया है, देखो अभी लिखा हुआ है। इन तीनों में से कोई भी फार्मूला फॉलो कर सकते हो, तो ये फार्मूला मैंने फॉलो कर लिया। ओके, तो बस पी ए पी बी पता है भाई आपको, 3/5 इंटू 1/5, तो आंसर क्या आ गया 3/25। ये आंसर हो गया, ये फर्स्ट का हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका, कह रहा था 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विथआउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक। इसका मतलब हो गया विथआउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या, एक कार्ड निकाल लिया तो फिर उसको रखो मत। ओके, तो 2 कार्ड निकालने हैं, पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। तो पहले ये चीज समझ लो, ब्लैक कितने टोटल कार्ड्स होंगे 52 में से 13 ये टोटल कितना हो गया 26 ब्लैक कार्ड हो गए। ओके, तो ब्लैक कार्ड की अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो 26 अपॉन 52 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, चलिए ठीक है। तो अब मैं यहाँ जो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्या था बोथ कार्ड आर ब्लैक, यानी पहला कार्ड भी ब्लैक होना चाहिए, दूसरा भी ब्लैक होना चाहिए, तो विथआउट रिप्लेसमेंट। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी, ओके, अकॉर्डिंग क्वेश्चन यानी विथआउट रिप्लेसमेंट। भाई मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लिटरेचर लिख लेंगे, मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्यूशन बता रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी। तो देखो पहला भी ब्लैक दूसरा भी ब्लैक, बट विथआउट रिप्लेसमेंट निकालनी आप लिखेंगे पूरा लैंग्वेज 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम विथआउट रिप्लेसमेंट देन रिजल्ट इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू। तो देखो पहला जब आप 52 कार्ड था उसमें से पहला कार्ड अगर ब्लैक हुआ तो पहले कार्ड जब आपने एक निकाला तो 26 अपॉन क्या हो जाएगा 52। ओके, एक कार्ड आपने निकाल लिया तो भाई उसकी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। ओके, अब दूसरा कार्ड जब आप निकाल रहे हैं तो कह रहा है विथआउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो पहला कार्ड निकाल लिया उसको फिर रखना नहीं है। तो टोटल कितने कार्ड्स बचे 51 बचा, और ब्लैक कितने बचेंगे 26 थे, एक तो आपने निकाल लिया है तो कितने बचेंगे 25। समझ में आ गया, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया 26 2 जा हो जाएगा ये। ओके, तो आंसर क्या आ गया 25 अपॉन 102, ये आपको सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, ये बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनेशन 3 रैंडम सेलेक्टेड ऑरेंज। 3 ऑरेंज हमें सेलेक्ट करना है एक बॉक्स से। ओके, ड्रॉन विथआउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट, मतलब एक ऑरेंज निकाल लिया तो फिर रखना नहीं है उसको, अगर 10 है तो एक निकाल लिया तो कितना बचा 9। फिर कहता है इफ ऑल दी 3 ऑरेंज आर गुड, यानी अगर तीनों ऑरेंज जो निकाल रहे हैं वो तीनों गुड हैं, दी बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल,
तो हम अप्रूव कर देते हैं कि वो सेल करने के लिए रेडी है, ओके। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, अदरवाइज हम रिजेक्ट कर देते हैं कि ये सेल करने के लिए अप्रूवल नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ये बॉक्स कंटेनिंग 50 ऑरेंज आउट ऑफ व्हिच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। तो सबसे पहले लिख लो कि टोटल ऑरेंज कितने थे इसमें, टोटल ऑरेंज हियर 15, गुड ऑरेंज कितने हैं, वो है 12, तो बैड कितने हो गए, बैड ऑरेंज जो हो गए आपके, अब यहाँ ऑरेंज आप लिख लीजिएगा, बैड हो गए 3, ओके। तो कह रहा है तीनों ऑरेंज निकालो, ओके। और कह रहा है इफ यू अप्रूव फॉर सेल, अगर हम मतलब 3 ऑरेंज निकाल रहे हैं और वो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सेल के लिए अप्रूवल हो जाए, तो सेल के लिए अप्रूवल कब होगा, इसने कंडीशन बताया था कि जब ऑल आर गुड, यानी तीनों जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो तीनों गुड आए। तो चलिए हम ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मतलब गुड, जी एंड जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, यानी ऑल 3 टाइम्स गुड आएंगे। लेकिन याद रहे इस क्वेश्चन में लिखा है विथआउट रिप्लेसमेंट, तो अगर पहला आपने ऑरेंज निकाला और वो गुड है तो गुड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12 टोटल था गुड अपान क्या 15, ये हो गया पहले ऑरेंज, जब पहला ऑरेंज आपका गुड आया तब के लिए। अब आप एक ऑरेंज निकाल चुके हैं, टोटल थे कितने 15, तो अब बचे कितने 14 बचे, क्योंकि विथआउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, फिर रखना नहीं उसमें। अब हमें गुड निकालना है, तो गुड अब कितने बचे, एक कम हो गया 11 हो गया। अब नेक्स्ट जो थर्ड बचा वो भी तो गुड आना चाहिए भाई, 3 बार आप निकालिए, तीनों गुड आया तभी अप्रूवल होगा गुड के लिए। तो थर्ड जो होगा, अब यहाँ कितने टोटल ऑरेंज बचे 13 एंड नाउ टोटल नंबर हियर ओनली 10। तो समझ में आ गया, क्योंकि विथआउट रिप्लेसमेंट दिया था, अगर यही रिप्लेसमेंट होता तो आंसर क्या होता 12/15, 12/15 एंड 12/15, तीनों चीजें सेम हो जाती, बट वहाँ रिप्लेसमेंट नहीं था, तो एक निकाल लिया तो गुड अब 11 बचे और टोटल 14 हो गया, एक और निकाल लिया तो 10 हम बचे, क्योंकि 11 - 1 और ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखो 4 में क्या कह रहा है कि ये फेयर क्वाइन एंड अनबेस्ड डाई आर टॉस्ड, ओके। तो जब एक फेयर क्वाइन को आप टॉस करेंगे और एंड लिखा हुआ है, तो टोटल पहले ये समझ लो कि सैंपल स्पेस कितना आएगा, तो फेयर क्वाइन, क्वाइन इट मीन्स टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है 2, और डाई के लिए कितनी होती है 6, इट मीन्स 6 2 जा कितना आ जाएगा 12। तो मैं पहले टोटल सैंपल स्पेस लिख दे रहा हूँ, ओके। तो अगर एक क्वाइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो अगर हेड आया और उसके साथ में एक डाई को थ्रो कर रहे हो तो 1 आया, या पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 आ जाए, या पॉसिबिलिटी हो सकती है 3 आ जाए, या हो गया 4, या हो गया 5, या फिर 6, ओके। तो ये ऐसे हो गए जब फर्स्ट हेड आ रहा था। ऐसा भी तो हो सकता था कि फर्स्ट में टेल आ जाता, तो T1 फिर T2 ऐसे T3 T4 एंड T5 एंड T6, आप ये लिखेंगे। टोटल कितने हो गए 12, इट मीन्स टोटल नंबर हमने पता कर लिया था, ये ऐसा हो गया। अब कह रहा है ए एक ऐसा, ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन, यानी ए जो है जिसमें हेड आता है उसके लिए लिखना है। तो हेड देखो कितने 6 हैं टोटल, यानी H1 H2 ऐसे H3 H4 H5 6 तक आप जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 6, ओके। यानी Na जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6, और Ns की अगर हम बात करें Ns की, तो वो कितना हो गया, टोटल हो गया 12, ओके। अब हम बात करते हैं बी की। बी क्या था, बी दी इवेंट 3 ऑन डाई, तो जो बी है जहाँ 3 आता है तो देखो 2 ही आएंगे, यानी क्या आएगा हेड एंड 3 एंड टेल इंटू 3, क्योंकि जहाँ 3 आ रहा था। अब अगर यहाँ चेक क्या करना है, कह रहा था चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट आर नॉट। तो भाई 3 फॉर्मूले में से भी कोई आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो चलो हम वही सेपरेट वाला फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, तो Na कितने था 6, और टोटल सैंपल स्पेस कितना था 12, तो ये कितना आ गया 1/2। Pb आप निकाल लो, तो Pb कितना हो जाएगा, Pb बी में कितने एलिमेंट्स थे Nb, ओनली 2, तो 2/12, तो इट मीन्स 1/6। अब हम फाइंड कर लेते हैं PA इंटरसेक्शन B। तो पहले A इंटरसेक्शन B पता कर लो है क्या, A और B में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, कोई है, यस हेड एंड टेल, यानी ओनली 1 एलिमेंट कॉमन है, हेड एंड जो 3 आ रहा है इसके मतलब ये। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। तो जब आप प्रोबेबिलिटीज के लिए निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देन 1/12, ओके। तो देखो ये
पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ये पी बी के लिए हो गया, ये पी ए के लिए हो गया। तो आप फार्मूला क्या जान, जो फार्मूला था इंडिपेंडेंट का, पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू पी ए इंटू पी बी। मैंने भाई 3 फार्मूले बताए थे, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये अगर हो गया तो देखिए, तो देखते हैं, रखो वैल्यू, क्या ये फॉलो करेगा? तो पी ए पी बी निकाल लो, पी ए इंटू पी बी। पी ए कितना था 1/2 और पी बी कितना था 6, सो 1/12 इक्वल हियर पी ए इंटरसेक्शन बी। हैंस क्या लिखोगे? हैंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्लियर, समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं कि ए डाई को जब हम करते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। ओके, अब वो अलग बात है 3 रेड है और ये कितना है, ग्रीन है। आगे कह रहा था ए बी दी इवेंट दी नंबर इज इवन। तो ए इजकल टू जो हो गया नंबर इवन, तो 2 4 6 यहाँ रेड और इसमें यानी ए में रेड और ग्रीन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा है बस इवन, तो इवन लिख दिया मैंने। अब अगर हम बी की बात करें तो बी में क्या कह रहा है, बी दी इवेंट दी नंबर इज रेड, यानी जब रेड आता है तो 1 2 3 कैसे थे, रेड थे। ओके, तो यहाँ मैंने लिख दिया इट मीन्स 1 2 3, ये रेड हो गया। अब देखो आपका एन एस यहाँ कितना आ गया, 6 हो गया। एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 3 हो गया। एन बी यहाँ भी आपका 3 हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्योंकि यहाँ भी आपको करना क्या है, इसमें भी लास्ट में चेक करना है कि आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी जब आप फाइंड करोगे तो कुछ कॉमन आ रहा है, यस, ओनली 2, ओनली 2। इट मीन्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आ गया वो हो गया ओनली 1। तो भाई अगर प्रोबेबिलिटी अब आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए में कितने एलिमेंट्स थे, 3, टोटल कितने थे 6। इट मीन्स क्या आ गया, 1/2 आ गया। जब आप पी बी निकालोगे तो बी में कितने थे, 3/6, यानी ये भी 1/2 आ गया। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1/6। ओके, अब आप सॉल्व कर लो। तो जब आप सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, पी नाउ हियर पी ए इंटू पी बी। तो पी ए क्या हो गया 1/2 एंड पी बी हियर 1/2, देन हियर 1/4। ओके, this not equal here P A intersection B, hence A and B are not independent. okay, क्योंकि उन तीनों चीजों में से कोई अगर एक फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि तीनों में से कोई एक दिखाना है, अगर कोई एक फॉलो नहीं कर रहा है देन दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, द क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 आप कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि पी ई पी एफ दिया हुआ है, पी इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है। तो आपको चेक करना है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो पी ई इंटू पी एफ फाइंड कर लो, तो क्या आ जाएगा 9/50। तो क्या ये इसके इक्वल है पी इंटरसेक्शन एफ के, नहीं है। तो ई एंड एफ कैसे हो गए, नॉट इंडिपेंडेंट। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो कह रहा था गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए इक्वल 1/2 एंड पी ए यूनियन बी इक्वल 3/5 एंड पी बी इक्वल पी, फाइंड पी। तो P मुझे फाइंड करना है कब कब, फर्स्ट ईयर मैच्योरली एक्सक्लूसिव। तो पहले समझ लो कि मैच्योरली एक्सक्लूसिव मतलब होता क्या था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया है। मैच्योरली एक्सक्लूसिव का मतलब कोई 2 इवेंट ऐसे हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या आता हो, 5 आता हो। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आप पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो कभी प्रोबेबिलिटी अगर ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी हो और ए और बी और मैच्योरली एक्सक्लूसिव है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0 आएगी। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है मुझे पी की वैल्यू तब फाइंड करनी है जब ए और बी कैसे हैं, मैच्योरली एक्सक्लूसिव है। ओके, तो भाई इसके लिए मैंने लिखा इफ ए एंड बी आर मैच्योरली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या, अगर वो मैच्योरली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी यानी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। सो नाउ यू नो हियर पी, वी नो दैट, आप यहां लिखेंगे वी नो दैट क्या
पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हियर पी ए प्लस पी बी, ये आप जानते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि ए एंड बी हियर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड गिवन हियर पी ए यूनियन बी हियर 3/5 एंड पी ए इक्वल हियर 1/2 एंड पी बी हियर पी। ओके, तो फाइंड कर लो पी की वैल्यू क्या आ गई 3/5 minus 1/2. Now taking LCM here, so here 10 and 6 minus 2 5s are 10, then 5, then here 1/10, यानी p की वैल्यू क्या आ गई 1/10 आ गई। दूसरा ये पूछ रहा था कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फाइंड करो, क्या फाइंड करो? p की वैल्यू फाइंड करो। तो दूसरा केस लेते हैं कि इफ a and b are independent देन, तो देखो देन तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी। यही तो फॉर्मूला आप फॉलो करते हो। तो यहां से क्या करोगे भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी तो पता नहीं है तो फॉलो करो भाई, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए इक्वल जीरो था, यहां जीरो आप यूज नहीं करोगे तो यहां क्या यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहां पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे लिख सकते हो पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए यूनियन बी इक्वल हियर पी ए इंटू पी बी। अब वैल्यू रखते जाओ, पी ए की वैल्यू आपको पता थी कितनी थी 1/2, पी बी की वैल्यू पता थी p, ओके, माइनस पी ए यूनियन बी की वैल्यू पता थी 3/5 and this equal PA means 1/2 and PB means here only P. ओके, तो क्या करते हैं हम जो कांस्टेंट नंबर्स को उधर ले जाते हैं और बाकी जिसमें P है वो इधर लाते हैं। तो हमने कुछ ऐसे किया, अब इतना आप 12th में हो तो समझ जाओगे, P और 1/2P इधर जब हम लाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2P, और जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाके 3/P प्लस हो गया और ये प्लस माइनस 1/2 आ गया। फिर इसको सॉल्व करोगे तो फिर वही आएगा 10 LCM आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया एंड माइनस ईयर 5 देन 1/10, बट यहाँ 2 था तो p की वैल्यू क्या हो गई 2/10, इट मीन्स 1/5। तो सेकंड कंडीशन में p की वैल्यू 1/5 आई और फर्स्ट कंडीशन में p की वैल्यू क्या आई थी 1/10। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 में भी क्या लिखा हुआ है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और कह रहा है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो सीधा दोनों को मल्टीप्लाई करके पी इंटरसेक्शन बी निकाल लोगे, फिर पे यूनियन बी निकालना है तो आप क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लोगे। ओके, एंड सेम इज योर 9। लेकिन चलो 9 में बता दे रहा हूं क्योंकि उसमें नॉट ए एंड नॉट बी की बात कर रहा है तो वहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, मुझे जो निकालना है मैं वो बात लिख रहा हूं, पी नॉट ऑफ ए इसका मतलब ये है नॉट, एंड लगा हुआ है, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड नॉट ऑफ बी। तो पहले ये बात समझ लो कि पी नॉट ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट ऑफ बी मतलब होता क्या है। तो एक दिमागल रूल मैंने क्लास 11th में आपको पढ़ाया था, वो क्या कहता है कि अगर दो चीजों के नॉट सेपरेट फॉर्म में लिखे हैं तो हम दिस इक्वल लिख सकते हैं कि ए यूनियन ऑफ बी का होल नॉट, हम ये लगा सकते हैं। या कभी अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ए नॉट यूनियन ऑफ बी नॉट तो इसका हम ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट लगा सकते हैं। तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट। ओके, अब एक चीज और, आपको मैंने पीछे क्लास में बताया है कि PE प्लस PE नॉट इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो जब आपको PE नॉट निकालना हो तो आप 1 माइनस PE लिख सकते हैं ना। तो यही काम मैं यहां करने जा रहा हूं, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस PA यूनियन B। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब भाई PA पता है, PB पता है, PA इंटरसेक्शन B भी पता है, तो PA यूनियन B वाला फार्मूला फॉलो कर लो ना। कौन सा फार्मूला, अरे वो वाला फार्मूला PA यूनियन B जो अभी यहाँ ऊपर लिखा था, ये देखो यहाँ लिखा था PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B इक्वल PA प्लस PB। तो यहाँ हम PA यूनियन B का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं 1 माइनस लिख सकते हैं PA
प्लस पी बी ब्रैकेट के साथ लगा दूँ कि माइनस मल्टीप्लाई करेगा माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सारी वैल्यू पता है, आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो उसमें भी देखो सेम वही है, पी ए दिया है, पी बी दिया है एंड पी नॉट ए नॉट बी इक्वल 1/4 दिया। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि पी ए इक्वल 1/2 है, पी बी जो इक्वल है वो है 7/12 और कह रहा है पी ए नॉट आर, आर मतलब क्या होता है यूनियन, एंड नॉट ऑफ बी इक्वल टू 1/4। तो इसको फिर डिमॉर्गन रूल लगाओ, तो इसको क्या लिख सकते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट इक्वल 1/4। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हो फिर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पी नॉट लिखा है तो 1 माइनस आप पी ई आप लिख सकते हो। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। ओके, तो पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लो, ये उधर ले जाओगे, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 3/4। अब आपको इंडिपेंडेंट दिखाना था, तो देखो यहाँ पी ए इंटू पी बी क्या है 1/2 इंटू 7/12 देन मल्टीप्लाई हियर देन 7/24। तो पी ए पी बी क्या आ गया 7/24, नॉट इक्वल हियर पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नॉट इक्वल हियर दिस, तो जब इक्वल नहीं है तो ए और बी कैसा हो गया, नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि मुझे चेक करना था कि ए और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो नहीं है यहाँ भी। अब आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें देखो 4 पार्ट दिए गए हैं, पी ए दिया है, पी बी दिया है, आपको चेक करना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो पी ए एंड पी बी निकालना है, लेकिन लिखा गिवन टू इंडिपेंडेंट ए एंड बी सच दैट पी ए इक्वल टू पी बी, यानी ए और बी कैसे इंडिपेंडेंट हैं, तब आपको पी ए एंड बी निकालना है। पी ए एंड बी फर्स्ट वाला 11 का फर्स्ट, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ बस। 11 का फर्स्ट जब आपको निकालना है पी ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन, और ए और बी पहले ही दिया है इंडिपेंडेंट है, तो इक्वल टू क्या लिख लोगे पी ए इंटू पी बी, ये पहला हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, वैल्यू पी ए पी बी की दी है। दूसरा फिर कह रहा था पी, इसको मैं बता दूं पी ए एंड मतलब इंटरसेक्शन नॉट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है ये समझ लो। जब कभी भी ऐसा आ जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालनी हो और दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन हो बट उसमें एक नॉट हो और एक यस हो, अब ये इसका मतलब हो गया एस, तो इसको हम क्या लिखते हैं, हमेशा याद रखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी जिस पर नॉट नहीं लगा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, एंड माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों की इंटरसेक्शन की कर दो ऐसे, ये समझ में आ गया। यानी अगर ए पर नॉट नहीं लगा था, ए इधर होता उससे कोई मतलब नहीं, जिस पर नॉट ना लगा हो वो पी ए लिख दो, उसको भी प्रोबेबिलिटी लिख दो, फिर माइनस ऑफ फिर जो दोनों चीज़ें हों उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसमें से माइनस कर दो, तो पी ए इंटरसेक्शन भी यहाँ से पता चल जाएगा, पी ए आपको पहले से गिवन था वो भी निकल जाएगा। थर्ड में जो कह रहा है वो कह रहा है पी ए और बी, और का मतलब क्या यूनियन ऑफ बी। ओके, तो पी ए यूनियन बी आप जानते हैं, कैसे निकालोगे, अरे वही फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस आप पी ए यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ बी। इंटरसेक्शन भी फर्स्ट से निकाल ही चुके हो क्योंकि वो सबके लिए दिया था कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। और जो फोर्थ वाला कह रहा है भाई इसको मैं बता चुका हूँ, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कह रहा है नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब ना तो ए है और इंटरसेक्शन ना तो बी है, तो इसको बता चुका हूँ, अब कितनी बार बताऊँ आपको, पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये डिमॉर्गन रूल यूज़ किया, फिर आप 1 माइनस पी ए यूनियन बी आप लिखोगे, अब आप फाइंड कर लोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या कह रहा है, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट एंड इसमें करना है फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड। तो ब्लैक कितने हैं 10, रेड कितने हैं आपके 8, तो पहले टोटल निकाल लो, टोटल हो गया ये 80, ठीक है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला जो मुझे फाइंड करना है, बोथ बॉल आर रेड, दोनों कैसे होने चाहिए, रेड होने चाहिए। इसका मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी प्रोबेबिलिटी हियर दोनों कैसे होने चाहिए, रेड होने चाहिए, और यहाँ रिप्लेसमेंट है, इट मीन्स एक निकाल लिया फिर उसको रख दो, तो इसका मतलब मुझे जो निकालना है पी आर इंटू पी आर, ओके, यानी दोनों रेड के लिए निकालना है।
तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या होगी, अगर एक बार मैंने रेड बॉल निकाल लिया, या ऐसे लिखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो PR/R, ओके, इसका मतलब वही दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी, ओके। तो पहली बार जब रेड होगा, या इसी तरह से लिख दो PR/PR, पहली बार जब रेड बॉल निकालोगे तो क्या आएगा, 8/18 तो आएगा, क्योंकि 8 टोटल था, टोटल बॉल कितना था 18। रिप्लेसमेंट यहाँ है, विथआउट रिप्लेसमेंट होता तो नेक्स्ट होता 7/17, लेकिन यहाँ रिप्लेसमेंट है नहीं, उस बॉल को निकाला गया फिर रख दिया गया, फिर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो क्या आ जाएगी 8/18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप बता देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड क्या कह रहा था, देखो क्या था, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। पहला कैसा होना चाहिए, ब्लैक, और दूसरा कैसा होना चाहिए, रेड। तो पहला बॉल अगर P यहाँ लिख रहे हो, फर्स्ट ईयर ब्लैक एंड सेकंड बॉल हियर रेड, ऐसे ही करना है। तो ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक होना चाहिए, तो ब्लैक कितने थे, 10 थे, तो 10 अपान क्या आ जाएगा 18। भाई रिप्लेसमेंट पहले ही दिया था, रिप्लेसमेंट नहीं होता तो नेक्स्ट थोड़ा एक कम हो जाता है टोटल में। लेकिन अब रेड बॉल की देखनी है, तो रेड कितनी है 8/18, क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट दिया था। एक दो क्वेश्चन अभी प्रीवियस में मैंने सॉल्व किया, उसमें विथआउट रिप्लेसमेंट लिखा था, तो टोटल फिर कम हो जाता। ये भी समझ में आ गया, आप सॉल्व कर लोगे। थर्ड वाला क्या कह रहा है, कह रहा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, मतलब दोनों में से कोई एक ब्लैक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, रेड। तो इस तरह से हम निकालते हैं PB, मतलब मान लो पहला ब्लैक हो गया और दूसरा क्या हो गया, रेड हो गया। फिर ऐसा हो सकता है कि पहला क्या हो जाए, रेड हो जाए, और दूसरा क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, ऐसे हो जाए। मतलब इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते थे, PBR प्लस PRV, इस तरह से भी लिख सकते थे। तो देखो यहाँ ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/18, और यहाँ रेड की क्या होगी, रेड की होगी 8/18, और वही यहाँ भी तो आएगा भाई, रेड की 8/18 और ब्लैक की क्या होगी 10/18। सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 में देखो लिखा क्या है, पहले ये चीज़ देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट बाय A एंड B। दो चीज़ें हैं लेकिन वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं 14 वाला। तो पहले ये देख लो कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट, क्लियर। तो इसका मतलब क्या, दैट इज PA इंटरसेक्शन B इक्वल हियर PA इंटू PB, ये हो जाएगा पहली चीज। तो अब हम ये देख लेते हैं, पहले दिया क्या है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट बाय A एंड B आर 1/2 एंड 1/3, ओके। यानी PA की वैल्यू है 1/2 एंड PB की वैल्यू है 1/3, ये तो आ गया 1/6, ओके। अब दूसरा वर्क हम करते हैं, इट मीन्स यहाँ ये भी लिख देते हैं कि PA इजकल टू हियर 1/2 एंड PB इजकल टू 1/3, ये भी मैंने लिख दिया, ओके। तो मुझे जो फाइंड करना था, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। तो पहला जो फाइंड करना है, कह रहा था द प्रॉब्लम इज सॉल्व, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि मतलब द प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब दोनों सॉल्व हो जाए, यानी ये भी और वो भी। तो इसका मतलब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो द प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब हो गया कि PA और B, यानी A को सॉल्व करो या B को सॉल्व करो, यानी PA यूनियन B निकालना है आपको। द प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब समझ में आया कि भाई A सॉल्व करो या B सॉल्व करो, इट मीन्स द प्रॉब्लम इज सॉल्व, दोनों सॉल्व है। तो इसका मतलब फार्मूला क्या यूज करोगे, PA प्लस PB माइनस आप PA इंटरसेक्शन B, ये फार्मूला यूज करोगे। PA की वैल्यू कितनी थी 1/2, PB की वैल्यू कितनी थी 1/3, और PA इंटरसेक्शन B आपने फाइंड आउट किया 1/6। तो इसको सॉल्व कर लो, ये एलसीएम लोगे तो आएगा 6, 2 3 जा तो 3 हो गया, 3 2 जा 2 एंड -1। तो सॉल्व करो 3 2 5 -1, इट मीन्स 4/6। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। तो फर्स्ट का जो आंसर आया इसमें दी प्रॉब्लम इज सॉल्व में, क्वेश्चन नंबर 14 में, देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 था, तो इसमें आ गया कितना 2/3, ये आंसर आपको आ गया, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट की। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 के, कह रहा है कि इफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, इन दोनों में से एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, केवल कोई एक सॉल्व हो। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ
पी ए पहला सॉल्यूशन था, पी बी दूसरा सॉल्यूशन था, मतलब एक सॉल्व करे तो एक नौ सॉल्व करे, ऐसी बात के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो ये पी ए सॉल्यूशन था, तो मुझे जो सॉल्व करना है पी ए बी नॉट कर दो। इसका मतलब क्या, ए सॉल्व हो रहा है, बी सॉल्व नहीं हो रहा है, प्लस क्योंकि उसमें लिखा था एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक सॉल्व हो रहा हो, चाहे इस तरह से लिखो या ऐसे लिख सकते हो कि पी ए इट मीन सॉल्व हो गया एंड पी बी नॉट इट मीन बी सॉल्व नहीं हुआ, फिर प्लस लिखोगे। अब की बात पी ए नॉट लिख दो और पी बी को सॉल्व कर दो। तो पी ए की वैल्यू कितनी थी 1/2। अब पी बी नॉट निकालना है, तो आप जानते हैं कि पी ई एंड पी ई नॉट इक्वल 1 होता है, तो पी बी नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हो 1 माइनस आप पी बी आप लिख सकते हो, और यहाँ पी ए नॉट मीन्स 1 माइनस आप पी ए, और पी बी की वैल्यू 1/3। अब सॉल्व कर लो 1/2, 1 माइनस पी बी की वैल्यू कितनी थी 1/3 थी, एंड प्लस 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी थी 1/2 थी, इंटू 1/3। तो अब सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे 2/3 आएगा, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2/3, प्लस यहाँ सॉल्व करोगे 1/2 इंटू 1/3, यानी आंसर क्या मिलेगा आपको 2 कैंसिल हो जाएगा, रहने दो सीधा सॉल्व कर लो, ये 2/6 हो जाएगा, ये 1/6, इट मीन्स क्या आ गया 3/6, इट मीन्स आंसर क्या मिल गया आपको 1/2। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें चेक क्या करना है, कह रहा 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस आर द इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो 15 का फर्स्ट वाला हम देखते हैं ई क्या कह रहा है, यानी ई की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। कह रहा था द कार्ड ड्रॉन इज ये स्पेड, तो स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं 13 होते हैं, तो इसका हो जाएगा 13/52, इट मीन्स कितना आ गया 1/4। एफ क्या कह रहा था पी एफ, तो पी एफ जो कह रहा था दी कार्ड ड्रॉन इज एन एक एस या एक कह लो, ओके एस। तो यहाँ एस के कितने कार्ड्स होते हैं 52 में से 4, क्योंकि एक स्पेड का होगा, हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा, तो टोटल 4 होते हैं, तो 4/52 ये हो गया 1/13। अब एक काम करते हैं, इंडिपेंडेंट के दिखाने के लिए ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ देखो ई क्या था स्पेड के लिए था, और एफ क्या था एक के लिए था। तो स्पेड और एस अगर हम देखें तो स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं और एस के टोटल 4 कार्ड्स, तो 13 स्पेड में एक कार्ड तो एस का होता है। तो अगर ई और एफ में इंटरसेक्शन देखेंगे तो एफ में आपके चारों एस के कार्ड हैं और ई में 13 में केवल एक ही एस का कार्ड होगा, तो एक कार्ड तो कॉमन हो गया ना इंटरसेक्शन एफ में। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1 कैसे लिखा समझ में आ गया, क्योंकि भाई ये टोटल स्पेड के कार्ड थे और ये टोटल एस थे, तो एक तो स्पेड का एस होगा ना, तो 1 कॉमन हो गया। तो इसका मतलब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे आप तो 1 क्या लिखेंगे 52। तो अब तो समझ में आ गया क्या लिखते हो हियर पी ई इंटू पी एफ इक्वल टू हियर 1/4 इंटू 1/13, तो क्या आ जाएगा 1/52, एंड दिस इक्वल हियर पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये कैसा हो गया, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब सेकंड वाला 15 का सेकंड की मैं बात कर लेता हूँ। ओके, अब मैं सेकंड सिर्फ बस ऐसे ओरल बता दूंगा आपको बस। तो सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है ई द कार्ड ड्रॉन इज ए ब्लैक, ठीक है, पी ई ब्लैक कितना होता है 26/52, तो ये हो गया 1/2। और पी एफ क्या कह रहा था, दी कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, तो किंग कितने होते हैं 4 के होते हैं, तो 4/52 इट मीन्स कितना आ गया 1/13 आ गया। अब एक बात बताओ, अगर हम ई और एफ को इंटरसेक्शन करें तो यहाँ 26 जो कार्ड थे वो किसके थे ब्लैक के थे, तो 26 ब्लैक में इट मीन्स 13 किसका होगा 13 डायमंड, 13 आपका क्लब का होगा और 13 स्पेड का होगा, तो उसमें 2 किंग हो गए ना, और ये चारों किंग है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा 2 तो आ जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये आल किंग थे और इस 26 किंग में आपके 2 किंग इंक्लूड हैं, तो 2 कैसे कॉमन आ गया समझ में आ गया। तो अब इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे ई इंटरसेक्शन एफ देन 2/52 इट मीन्स आ गया 1/26। ओके, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। अब आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर अब हम बात करते हैं 15 के थर्ड क्वेश्चन की। 15 के थर्ड क्वेश्चन की कह रहा है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इजकल टू किंग आर क्वीन। किंग आर क्वीन की बात कर रहा है, किंग 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालेंगे तो 448/52 आ जाएगा। और पी एफ जो आएगा आपका, दी कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन आर जैक, तो 4 क्वीन होती है, 4 जैक, तो यहाँ भी 8/52 आ जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट है वो देखो क्या है, पहले ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल लो। तो ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या है, किंग आर क्वीन, यहाँ क्वीन आर जैक, तो 4 तो कॉमन है भाई, क्वीन इसमें भी क्वीन इसमें भी, तो 4/52 ये आ गया किसकी प्रोबेबिलिटी, ये ए इंटरसेक्शन एफ की आ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन एफ में 4 एलिमेंट होंगे, टोटल 52 है। अब देख लो अगर पी ई पी एफ का मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आ गया तो हो जाएगा इंडिपेंडेंट, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या लिखा है, इन ये हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी। तो मैंने ऐसा लिख दिया कि एंड हिंदी देखो परसेंट में दिया हुआ है, तो परसेंट का मतलब क्या, वो प्रोबेबिलिटी है, यानी पी एच मैंने लिख दिया, पी एच मीन्स क्या, 60% हिंदी है, तो 60% मीन्स 60/100, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 3/5 आ गया। फिर कह रहा था हिंदी न्यूज़पेपर एंड 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो पी ई मैंने लिख दिया 40%, इट मीन्स 40/100, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2s एंड 2 5s, इट मीन्स 2/5। और क्या था, एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ पी एच इंटरसेक्शन ई इजकल टू हो गया 20%, इट मीन्स 20/100, इट मीन्स 1/5, ये चीज़ मिल गई। अब कह रहा है ये स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इसमें से एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया, तो मुझे फाइंड क्या करना है, पहला जो फाइंड करना है ए हियर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, यानी ना तो हिंदी पढ़ता है और ना तो इंग्लिश। तो आप ये फाइंड कर चुके हो, पी एच नॉट, ना तो हिंदी और ना तो हिंदी मतलब इंटरसेक्शन, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, इट मीन्स ये हो गया, एंड बीच में आता है। तो अब इसका मतलब क्या, इसमें पहले आप दिमाग रूल यूज करोगे, तो एच यूनियन ई का होल नॉट लिखोगे, फिर लिखोगे 1 - पी एच यूनियन ई, और एच यूनियन ई कैसे निकालोगे, यहाँ फार्मूला यूज कर लो, कौन सा फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई प्लस आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब देखो ई पता है, एच पता है आपको, और इंटरसेक्शन भी पता है, तो एच यूनियन ई फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो यहां फाइंड आउट करके वैल्यू पुट कर लोगे। बी ऑप्शन क्या है वो मैं देख रहा हूं, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो देखो यहां क्या कह रहा है, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, अगर इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसका मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर, जब वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है तब मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब हिंदी जो न्यूज़पेपर है, इंग्लिश जो न्यूज़पेपर हो गया वो हिंदी पर डिपेंड करता है, तो इट मीन्स यहाँ क्या निकालनी है, पी ई अपॉन एच फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर बी में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी थी, रीड हियर इंग्लिश न्यूज़पेपर इफ सी रीड हिंदी, तो इट मीन्स ये स्पेशल कंडीशन हो गया, यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर वो तब पढ़ेगा जब वो हिंदी पढ़ता था, यानी हिंदी पहले पढ़ेगा उसके बाद इंग्लिश पढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या, पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच। ओके, अब आप फाइंड कर लेंगे, ई इंटरसेक्शन एच यहां आपका गिवन है 1/5, और पी एच आप जानते हैं, यू नो ये 3/5, तो फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं इसके सी पार्ट की, तो सी पार्ट क्या कह रहा है, इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अब की बार कह रहा है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कब, जब वो पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो अब यहाँ आपको पी एच अपॉन ई फाइंड करना है, तो पी एच अपॉन ई क्या हो जाएगा, फिर वही फाइंड करोगे, पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन हियर पी ई। ओके, सो नाउ हियर, तो अभी क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका 17 बचा हुआ है, तो 17 देख लेते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर 1 ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड इज, तो किसकी बात कर रहा है ये, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है, इवन प्राइम नंबर 2 आपका जो होता है वो इवन प्राइम नंबर होता है, समझ में आ गया।
तो कह रहा था दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ये पेयर डाई इज रोल्ड। ओके, तो इवन प्राइम नंबर 1 होता है तो 1/6 इंटू 1/6 इट मीन्स कितना आ जाएगा 1/36 आ जाएगा सीधा 7 वाला। कह रहा था डाई को रोल करो, पीरियडिक डाई रोल करो और ऑड इट मीन्स प्राइम नंबर प्राइम इवन नंबर, तो प्राइम इवन नंबर क्या होगा 2 होता है ओनली, तो 1 2 3 4 5 6 में 2 प्राइम नंबर होता है इवन प्राइम नंबर, तो 1/6 दूसरा भी 1/6 तो कितना आ गया 1/36 यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, 18 कह रहा है 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, तो इसके लिए बता रखा है आपको, क्या बता रखे हैं आप जानते हैं कि आपके लिए P4 कंडीशंस 3 कंडीशंस मैंने बताए थे, तो उसमें से आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो मे बी ये बी वाला आएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी कैसा कह रहा था इंडिपेंडेंट है, तो यहां जो लिखा हुआ है पी ए नॉट, देखो पी ए नॉट बी वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं एंड बी नॉट ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो वो बीच में बाय मिस्टेक है, यहाँ इंटरसेक्शन बीच में होना चाहिए। 18 के सेकंड वाली बी वाली की पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ क्या होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट, तो ये अगर लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे आप पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, यही तो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो पी ए नॉट मीन्स क्या 1 माइनस ऑफ पी ए एंड पी बी नॉट मीन्स 1 माइनस ऑफ पी बी, तो क्या यही ऑप्शन लिखा हुआ है देखो, यस जैसे ऑप्शन ही है बी, सो बी हियर करेक्ट। तो आप अब इस तरह से आप एक्सरसाइज 13.2 फिनिश कर लेंगे। ओके।